नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम राजस्थान की कला व संस्कृति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य का पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले। पिछली क्लास में हमने राजस्थानी भाषा व बोलियों के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट में क्लास की एंड में हमने राजस्थानी साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। राजस्थानी साहित्य निर्माणकर्ताओं और अपनी विषय और शैली के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, उसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और वो 5 भाग थे: जैन साहित्य, चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य और लोक साहित्य। इसमें कुछ सिंपली ये हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य को, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। राजस्थानी साहित्य को पढ़ने से पहले हम डिंगल और पिंगल भाषा में जो अंतर है वो पहले देखेंगे। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं अपन, ये जैसे राजस्थान है। राजस्थान को अरावली पर्वतमाला 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में जो साहित्य लिखे गए वो पिंगल भाषा में लिखे गए और जो पश्चिमी भाग में साहित्य लिखे गए वो डिंगल भाषा में लिखे गए। डिंगल भाषा शुद्ध राजस्थानी भाषा है, शुद्ध राजस्थानी भाषा है डिंगल भाषा। पिंगल भाषा में ब्रज भाषा का मिश्रण दिखाई देता है, ब्रज मिश्रित भाषा का साहित्य है ये इधर पिंगल भाषा। पिंगल भाषा में भाटों के द्वारा साहित्य लिखा गया, इसी कारण इसको भाट साहित्य के नाम से भी जाना गया है। जबकि डिंगल भाषा चारणों के द्वारा लिखी गई है और इसको चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, डिंगल भाषा का विकास गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है, जबकि पिंगल भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। डिंगल भाषा के कुछ ग्रंथ है वो है राजरूपक, रुक्मणी हरण, ढोला मारूरा, दूहा इत्यादि डिंगल भाषा के कुछ ग्रंथ है। जबकि पिंगल भाषा के ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, वंश भास्कर, खुमान रासो आदि है पिंगल भाषा में रचित ग्रंथ है। अब इसके बारे में अपन राजस्थानी साहित्य के बारे में इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले राजस्थानी साहित्य का अध्ययन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में किया था, 1912 ईस्वी में किया था अपनी पुस्तक द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले राजस्थानी साहित्य और भाषा का अध्ययन किया था। राजस्थानी भाषा का दर्जा इन्होंने ही दिया था, राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा का दर्जा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया था 1912 के अंदर। राजस्थानी साहित्य को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 3 भागों में बांटा है। राजस्थानी साहित्य को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 3 भागों में बांटा है शताब्दी के आधार पर। 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का काल तो प्राचीन राजस्थानी साहित्य जिसमें जैन साहित्य लिखा गया है। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का काल मध्य राजस्थानी साहित्य में बांटा है इन्होंने और इसमें अधिकतर चारण साहित्य लिखे गए हैं। और 18वीं शताब्दी से अब तक का जो काल है उसको आधुनिक साहित्य में इन्होंने बांटा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी साहित्य को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। प्राचीन राजस्थानी साहित्य, मध्य राजस्थानी साहित्य और आधुनिक राजस्थानी साहित्य शताब्दियों के आधार पर इन्होंने बांटा है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली घोर। भारतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इस ग्रंथ के लेखक है वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी इस ग्रंथ के लेखक है। ये ग्रंथ लगभग 1168 ईस्वी के आसपास लिखा गया है, 12वीं शताब्दी में। ये ग्रंथ 12वीं शताब्दी में 1168 ईस्वी के आसपास लिखा गया ग्रंथ है। और इस भारतेश्वर बाहुबली घोर जो ग्रंथ है इसकी भाषा है मारू गुर्जर। मारू
गुर्जर भाषा में ये लिखा गया है। भारतेश्वर बाहुबली जो ग्रंथ है इसमें भरत और बाहुबली के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट जो तथ्य हैं वो लिखेंगे हम। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो समय बताता है, राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो समय बताता है, समय के आधार पर जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है भारतेश्वर बाहुबली रास। इसी को कहीं कहीं पर भरत बाहुबली रास भी लिखा हुआ मिल जाएगा, भारतेश्वर बाहुबली रास। और इस ग्रंथ के जो लेखक है वो है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ के लेखक है। इस ग्रंथ की भाषा है मारू गुर्जर भाषा, मारू गुर्जर भाषा। और यह ग्रंथ 1184 ईस्वी में लिखा गया है। 1184 ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा गया है। यह ग्रंथ मारू गुर्जर भाषा में रचित रास परंपरा में सर्वप्रथम और सर्वाधिक पाठ वाला खंड काव्य है। वचनिका शैली की प्रथम सशक्त रचना कौन सी है? जो वचनिका शैली है उसकी जो प्रथम सशक्त रचना है वो है अचलदास खिचीरी वचनिका। अचलदास खिचीरी वचनिका ग्रंथ शिवदास गार्डन ने लिखा था, शिवदास गार्डन ने। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट वो है राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कनक सुंदरी, कनक सुंदरी। और इसके लेखक है शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास लिखते हैं। और दूसरा उपन्यास है चाचा, चाचा। और इस उपन्यास को श्री नारायण अग्रवाल लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रथम नाटक। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? और राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है केसर विलास। और इसके भी लेखक है शिवचंद्र भरतिया। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? वो है विश्रांत प्रवास, विश्रांत प्रवास। इसके लेखक भी शिवचंद्र भरतिया है। सबसे पहले जो उपन्यास लिखते हैं राजस्थानी भाषा में, प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक और प्रथम कहानी, ये तीनों ही शिवचंद्र भरतिया लिखते हैं। कनक सुंदर उपन्यास, केसर विलास नाटक और विश्रांत प्रवास ये कहानी है। आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट बिंदु है वह है आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति। आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? और उसका नाम है बादली, बादली। और इसके लेखक है चंद्र सिंह बिरकाली, चंद्र सिंह बिरकाली। आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति है। यह स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम एवं महत्वपूर्ण कृति है बादली। नेक्स्ट है पहला 12मासी ग्रंथ कौन सा है? पहला 12मासी ग्रंथ। 12मासी का अर्थ होता है इसमें 12 महीनों की ऋतुओं का वर्णन किया गया है। पहला 12मासी ग्रंथ है नेमिनाथ 12मासी। और नेमिनाथ 12मासी के लेखक है वो है पल्हण, पल्हण। इसमें सभी ऋतुओं का वर्णन किया गया है नेमिनाथ 12मासी में। अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं। सबसे पहले राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाओं की श्रृंखला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता है कवि चंद्र बरदाई, कवि चंद्र बरदाई। ये वीर रस महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, वीर रस महाकाव्य। चंद्र बरदाई का अन्य नाम मिलता है हमें बालिंद। और इनके एक पुत्री थी उसका नाम था राजाबाई, राजाबाई। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को लिखने का आरंभ चंद्र बरदाई करते हैं, परंतु इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण इनके पुत्र जलहण करते हैं, जलहण। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण कौन करता है? जलहण। इस ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड इस ग्रंथ को
ख्याति दिलाते हैं। और यह ग्रंथ डिंगल और पिंगल दोनों के मिश्रित रूप में लिखा गया है। डिंगल और पिंगल भाषा के मिश्रित रूप में ये ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ में 69 सर्ग यह ग्रंथ 69 सर्गों में विभक्त है और यह ग्रंथ वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखा गया है। वर्तमान में कहाँ है यह ग्रंथ? उदयपुर संग्रहालय में। अजमेर के अंतिम सम्राट या अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र और उनके युद्धों के बारे में इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज चौहान दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई और उनके मित्र भी थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र थे चंद्रबरदाई। जब तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, तब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, दूसरी नेक्स्ट ईयर में ही होता है ये युद्ध। और जब पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के शासक जयचंद पुत्री संयोगिता का हरण करके ले आते हैं, तब से ये इसके विद्रोही हो जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के, और पृथ्वीराज चौहान के विद्रोही हो जाते हैं और इसी कारण मोहम्मद गौरी से सहायता मांगते हैं या फिर मोहम्मद गौरी को अपना दूत भेजकर सहायता प्रदान करने के लिए बोलते हैं। जयचंद कन्नौज के शासक। गौरी की इस युद्ध में विजय होती है। फिर 1192 ईस्वी में यह युद्ध महाभारत काल की तरह ही, महाभारत के युद्ध की तरह ही इस युद्ध में भी रात को भी मारकाट करते हैं, जबकि यह उनके रूल के विरुद्ध होता है। मोहम्मद गौरी 1192 के तराइन के युद्ध में विजयी रहते हैं और ये कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर वापस गजनी प्रदेश चले जाते हैं। दूसरा जो फैक्ट है, उस फैक्ट के अनुसार पृथ्वीराज चौहान संधि करने के बहाने से मोहम्मद गौरी इनको अकेले बुलाते हैं और इनका हरण करके गजनी प्रदेश ले जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके जो मित्र और दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, वो जाते हैं और एक दिन चौहान की आंखें निकाल लेते हैं। मोहम्मद गौरी चौहान की आंखें निकलवा देते हैं। चंद्रबरदाई बोलते हैं कि जो मोहम्मद गौरी को कि हमारे जो राजा है पृथ्वीराज चौहान, वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। तब वो इनकी शब्द भेदी बाण की कला है उनको देखना चाहते हैं गौरी, और अपने दरबार में बुलाते हैं पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद गौरी के दरबार में पृथ्वीराज चौहान अंधे थे और वो खड़े थे। दूसरी तरफ इनके जो मित्र थे या दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, वो एक दोहा बोलते हैं, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बैठो सुल्तान तू चूके मत चौहान। 4 बास अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाण, ये उस दूरी को नाप लेता है जिस सिंहासन पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ होता है, वो इतनी ऊपर होता है। 4 बास 24 गज और 4 अंगुलियों के बराबर इसकी दूरी होती है, अंगुल अष्ट प्रमाण। चंद्रबरदाई शब्द भेदी बाण चलाते हैं और मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं दूसरे फैक्ट के अनुसार। नेक्स्ट हमारा जो ग्रंथ है वो है खुमान रासो। खुमान रासो ग्रंथ के जो लेखक है वो है दलपत विजय। दलपत विजय खुमान रासो की रचना करते हैं और यह ग्रंथ पिंगल भाषा का ग्रंथ है, पिंगल भाषा का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेके महाराजा राज सिंह तक मेवाड़ शासकों का वर्णन किया गया है खुमान रासो में। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथ वो है विरुद्ध छतरी। विरुद्ध छतरी यह ग्रंथ कवि दूरसा आडा लिखते हैं, कवि दूरसा आडा लिखते हैं और इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा के रूप में इसमें 76 दोहे हैं। महाराणा प्रताप की प्रशंसा की गई है विरुद्ध छतरी ग्रंथ में और इसके जो लेखक है वह है कवि दूरसा आडा।
दूसरा इनका ग्रंथ है वो है किरतार बावनो या फिर किरतार बावनी। यह ग्रंथ उसी समय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बताता है। महाराणा प्रताप के समय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बताता है। कवि जो दूरसा आडा थे वो अकबर के दरबारी कवि थे और यह राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की प्रशंसा में रचनाएं लिखते थे। अकबर के दरबारी कवि थे राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप थे, इनकी प्रशंसा में रचनाएं लिखते थे। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी के नाम से भी जाना जाता है। कवि दूरसा आडा की पीतल की प्रतिमा अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में लगी हुई है। नेक्स्ट हमारा ग्रंथ है बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात। बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात, इसके लेखक है दयालदास सिंडाइच। दयालदास इसके लेखक है। ये ग्रंथ 2 खंडों में लिखा हुआ है। 2 खंडों के इस ग्रंथ में जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन है। जोधपुर और बीकानेर के महाराजाओं का वर्णन किया गया है। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का इसमें वर्णन मिलता है बीकानेरा राठौड़ारी ख्यात के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथ वो है सगत रासो। सगत रासो और इसके लेखक है गिरधर आसिया। सगत रासो के लेखक है गिरधर आसिया। सगत रासो डिंगल भाषा का ग्रंथ है और यह ग्रंथ महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन करता है। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। 943 छंदों का प्रबंध काव्य है यह ग्रंथ। 943 छंदों का प्रबंध काव्य है और कहीं कहीं पर आपको सगत सिंह रासो नाम मिल सकता है इस सगत रासो का। कुछ पुस्तकों में आपको सगत सिंह रासो नाम मिल जाएगा, सगत रासो का। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के जो साहित्य है राजस्थानी साहित्य वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।